नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे द्वारा डिलीवर सारे यूट्यूब लेक्चर हैं वो आप ठीक से समझ पा रहे हैं। दुनिया की विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं की कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम पढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं स्विस राजनीतिक प्रणाली, और स्विस राजनीतिक प्रणाली में भी विशेष रूप से वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कैसे काम करता है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्विस प्रणाली में प्रजातंत्र के उपकरण, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी के उपकरण। स्विस प्रणाली में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरण। सबसे पहले हम प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है वो है क्या, इसकी परिभाषा को हम पढ़ेंगे। देखिए, लोकतंत्र का जो इतिहास है उसकी जो शुरुआत होती है वो होती है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के साथ। दुनिया में बहुत कम हिस्से में आज हम प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को देख पाते हैं, और वो भी इसके विशुद्ध रूप में नहीं देखते हैं। लेकिन प्रजातंत्र की जब शुरुआत यूनान से मानी गई हुई थी, तो वो एक्चुअल में डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के रूप में हुई थी। लेकिन वक्त के हिसाब से और समय की नज़ाकत को देखते हुए यह कह सकते हैं कि जो भौगोलिक जो सीमाएँ थी वो तो उस समय जितनी विद्यमान थी उतनी रही, लेकिन जो जननांग की सीमाएँ थी राज्यों की वो बढ़ गई, पॉपुलेशन में बेतहाशा वृद्धि हुई, और समय की मांग के अनुसार हमें प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र की ओर बढ़ना पड़ा। तो दोनों को मैं पहले स्पष्ट कर दूं। देखो, मोटे तौर पर हम प्रजातंत्र को दो जगह बांट सकते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, हमें आज केवल प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के बारे में देखना है, और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के जो उपकरण हैं स्विट्जरलैंड में वो कैसे काम करते हैं वो देखने हैं। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की अगर परिभाषा हम करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक छोटे समुदाय के व्यक्ति, बहुत छोटा सा समुदाय हो, बहुत छोटा सा नगर शहर कस्बा हो, उसके व्यक्ति एक स्थान पे इकट्ठे होते हों और अपने सारे के सारे जो राजनीतिक निर्णय हैं, विधायिक निर्णय हैं, उनसे संबंधित प्रक्रियाओं में स्वयं भाग लेते हों और अपना फैसला स्वयं करते हों। इस प्रकार का जो शासन है वो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। यानी हम ये मान सकते हैं कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में क्या होगा, छोटा समूह होगा, समूह छोटा होगा, और वो एक स्थान पर एक निश्चित समय में इकट्ठे होंगे और उस शहर, उस कस्बे, उस नगर राज्य के लिए जो शासन व्यवस्थाएं हैं उनका चुनाव करेंगे। इस तरह की शासन व्यवस्था है वो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसका बिल्कुल भिन्न रूप है, या हम कह सकते हैं इसका जो पूरक रूप है वो है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र। इसमें यह होगा, इसमें प्रजा है वो स्वयं शासन कार्यों में भाग नहीं लेगी, बल्कि प्रजा अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन के कार्यों में भाग लेगी। ये तो हुई इसकी परिभाषा है। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का जो मैं आपको बता चुका हूँ, इसका जो इतिहास है उसमें हमें ध्यान देना है। इसकी जो शुरुआत हुई है वो हुई है यूनान से, और यूनान में भी विशेष रूप से एथेंस से। एथेंस में हम जानते हैं कि आपने एक नाम सुना होगा, पोलिस। पॉलिटिकल साइंस का जो पॉलिटिकल साइंस की शब्द की जो संरचना है वो यहीं से हुई है। पोलिस का मतलब है नगर राज्य। प्राचीन यूनान में तत्काल समय में छोटे छोटे नगर राज्य थे, और वो छोटे छोटे नगर राज्य फैले हुए थे, और वहाँ के जो नागरिक थे वो अपना शासन स्वयं चलाया करते थे। अब जब मैं नागरिक बोल रहा हूँ तो आपको ध्यान देना है कि वहाँ की नागरिक का मतलब ये नहीं था कि वहाँ की पूरी प्रजा वहाँ पे भाग ले रही थी। नागरिक का मतलब उस समय उस यूनान के एथेंस शहर में, नगर राज्यों में जिनको नागरिकता प्राप्त थी, तो इसका मतलब ये था कि वहाँ आम जन को या सारी जो प्रजाजन है उसको नागरिकता नहीं मिली हुई थी, बल्कि कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को ही मिली हुई थी। कुलीन वर्ग के लोग थे उनको मिली हुई थी, महिलाओं को नहीं मिली हुई थी, हाथ का काम करने वाले जो लोग थे उनको नहीं मिली हुई थी। तो नागरिकता की परिभाषा अगर हम बात करें यूनान के
नगर राज्यों में तो वो बहुत सीमित थी। बेमुश्किल जो पॉपुलेशन है उसकी 20% हिस्से को ही नागरिकता मिली हुई थी। तो वो लोग अपना शासन चलाने के लिए क्या करते, एक स्थान पर इकट्ठे होते, अपनी विधायिका का चुनाव करते, अपने लिए जो कार्यकारी आदेश हैं उनको फॉलो करने वाले जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उसका चुनाव करते, और यहाँ तक कि वो न्यायाधीशों का भी चुनाव करते। तो ये जो पोलिश राज्य हैं, ये जो नगर राज्य हैं, ये जनक हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी की। यहाँ से शुरुआत हुई थी, लेकिन समय के साथ नगर राज्यों का स्वरूप बड़ा होता चला गया। उनकी पॉपुलेशन जो उस समय तकरीबन 5,000 से 10,000 के बीच में होती थी, वो बढ़कर अब लाखों में पहुंच गई थी। तो इस तरह की डेमोक्रेसी को लंबे समय तक अप्लाई करना, चालू रखना, बनाए रखना संभव नहीं था। इसलिए इसका नया जो रूप था प्रजातंत्र का, वो प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के रूप में हमारे सामने आया। तो अब हम देखते हैं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है वो कैसे काम करता है, यानी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के जो उपकरण हैं, टूल्स हैं, कैसे कैसे काम करेगा, वो कौन सी ऐसी प्रणालियां हैं जिससे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र काम करेगा। तो टूल्स देखेंगे हम, उपकरण ऑल ओवर पूरे विश्व के लिए हम देख रहे हैं ये उपकरण। जहाँ कहीं भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी तो कमोबेश 4-5 जो उपकरण मैं आपको बता रहा हूँ, वही उपकरण उन्हीं के माध्यम से डायरेक्ट डेमोक्रेसी को अप्लाई किया जाएगा। यद्यपि हम लोगों ने बहुत ही छोटे स्तर पे, या हम कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पे, माध्यमिक स्तर पे भी जब अध्ययन किया होगा तो ये पढ़ा होगा कि स्विट्ज़रलैंड है वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर है। और हमने ये भी पढ़ा है कि रूसो, एक महान दार्शनिक आदर्शवादी रूसो, वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के कट्टर समर्थक थे और प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र के उतने ही घोर विरोधी थे। लेकिन ऐसा नहीं है, रूसो आया है, अपने विचारों को रूसो ने फैलाया है, उससे पहले ही प्राचीन यूनान में नगर राज्य थे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि रूसो ने उसको जन्म दिया है डायरेक्ट डेमोक्रेसी को, लेकिन ये बात सही है कि आधुनिक विश्व में जिस राजनीतिक विचारक ने सबसे अधिक प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया, उसके लिए कार्यविधियाँ बताई, उसका नाम था जीन जैक्स रूसो। तो रूसो को हम ये मान सकते हैं कि आधुनिक प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का जनक। तो हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे जो उपकरण हैं उनकी। ये उपकरण मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये उपकरण सारे के सारे जहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी वहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो स्विट्ज़रलैंड में भी ऐसा नहीं है कि हर जगह, कुछ कैंटन्स में अभी भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी की नीति को नहीं अपनाया गया है। संघीय स्तर पे भी अगर हम बात करें, जो संघीय सरकार है स्विट्ज़रलैंड की, वहाँ पे भी कुछ मामलों में डायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाने की छूट नहीं दी गई है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्विट्ज़रलैंड है उसके कुछ कैंटन्स में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है विशुद्ध रूप से। और बात कर लें हम अमेरिकन जो स्टेट हैं, कुछ राज्य हैं 50 राज्यों में से, वहाँ पे भी इसको अपनाया गया है। इसके अलावा अगर आपने नाम सुना हो, एक गणराज्य हुआ था और गणराज्य का नाम है स्लोवाक गणराज्य। स्लोवाक, तो स्लोवाक गणराज्य कुछ अमेरिकन राज्य, इटली के कुछ हिस्सों में और स्विट्ज़रलैंड के कुछ प्रांतों में ही हमें प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की जो गतिविधियां हैं, उनके उपकरण हैं, उनके टूल्स हैं, वो हमें कार्य अवस्था में दिखाई पड़ते हैं। बाकी पूरे विश्व में कहीं भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जैसी संस्थाएं हैं वो काम नहीं करती हैं। अगर हम बात कर लें भारत की समझने के लिए, तो आपने नाम सुना होगा पंचायती राज एक्ट में प्रावधान है वार्ड सभा का। वार्ड सभा, एक ग्राम पंचायत की जो सबसे छोटी इकाई है वो है वार्ड। और उस ग्राम पंचायत में, उस गांव के लिए जो वार्ड है, उस वार्ड में जो पॉपुलेशन होगी तकरीबन 400 या 500 लोगों की होगी, तो वार्ड सभा जो है, अगर हम बात कर लें भारत की, तो वार्ड सभा में मेंबर होंगे वो मुश्किल से 400-500 होंगे। तो एक वार्ड सभा के रजिस्टर्ड जो मतदाता हैं वो उसके सभी मेंबर होंगे। और वार्ड सभा के विकास की जो योजनाएं हैं वो उन सदस्यों के द्वारा बनाई जाती हैं आज भी। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में अगर कोई संस्था डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बिल्कुल नज़दीक जाती है तो उसका नाम है वार्ड सभा। हम बात कर रहे हैं उपकरणों की। तो उपकरणों में देखो, सबसे पहला जो उपकरण है उसका नाम है प्रीपर्छा। इंग्लिश में एक शब्द काम में आता है प्रीपर्छा के लिए, वो है रेफरेंडम।
रेफरेंडम, परिपरीक्षा। परिपरीक्षा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को कैसे कार्यान्वित करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। परिपरीक्षा का मतलब होता है रायशुमारी या जनता की राय। तो परिपरीक्षा सामान्यतया होता कब है? रेफरेंडम जो है वो होता कब है? जब किसी स्टेट में, किसी राज्य में, देश में उसकी जो विधायी बॉडी है, अर्थात उसकी जो सबसे उच्च विधायिका है, वो कुछ संविधान संशोधन कर दे या कुछ कानून बना दे, संविधान संशोधन कर दे या उस पर कुछ कानून बना दे। तो ये वहाँ पे होने के बाद में पहले तो वहाँ पे कानून बन गया विधायिका में, और फिर वहाँ पे कानून बन गया या संविधान संशोधन हो गया। उसके पश्चात रेफरेंडम का आयोजन होता है। उस देश की जो संपूर्ण जनसंख्या है वो उस संसद द्वारा बनाए गए कानून अथवा संसद द्वारा लाए गए संशोधन पर रायशुमारी करती है। इसका नाम है परिपरीक्षा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि परिपरीक्षा जब हो जाए, रेफरेंडम जब हो जाए किसी कानून को लेकर या संशोधन को लेकर, तो वो रेफरेंडम में जो रिजल्ट आएंगे, जनमत में जो राय बनेगी उसके खिलाफ, उसके पक्ष में या विपक्ष में, उसको मानने के लिए वो सरकार बाध्य है, उसको टाल नहीं सकती। रायशुमारी के बाद में जो फैसला आएगा उसको मानना ही पड़ेगा। परिपरीक्षा एक है। नंबर 2 हम बात कर लें, दूसरा है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह प्लेबिसाइट, जनमत संग्रह देखने में हमें एक जैसा लगता है। कई बार हम प्रयोग की दृष्टि से परिपरीक्षा के स्थान पे जनमत संग्रह का प्रयोग कर देते हैं और जनमत संग्रह के स्थान पे परिपरीक्षा, दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं हम लोग। दोनों आपस में पर्याय नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। तो जनमत संग्रह या प्लेबिसाइट क्या है? देखो, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देनी है आपको। प्लेबिसाइट या जनमत संग्रह जहाँ भी होगा वहाँ पे नंबर 1 तो प्लेबिसाइट का जो रिजल्ट आएगा, जनमत संग्रह का जो रिजल्ट आएगा वो बाध्यकारी नहीं होगा। सरकार चाहे तो उसको माने या न माने, तो बाध्यकारी नहीं होगा। अब इसमें होता क्या है, जनमत संग्रह में भी रायशुमारी होती है और आम जनता है जो उस देश की, उस टेरिटरी की, उसके पूरे की जो राय है या वोट हैं वो लिए जाते हैं। यानी जनमत संग्रह, जनता के मतों को संग्रहित किया जाता है। इसमें होता क्या है, जनमत संग्रह होने के जो कुछ विषय हैं वो बता देता हूँ आपको। एक तो जो अगर कहीं भी जनमत संग्रह हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो जनमत संग्रह उस देश की जो राजनीतिक इकाइयाँ हैं और उस देश की राजनीतिक इकाई में जो रहने वाले लोग हैं उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर ही होता है वो। जैसे मान लीजिए हम बात कर लें एक एग्जाम्पल के रूप में, तो आपने नाम सुना होगा ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट हुआ था 2016 में। 2016 में ब्रिटेन में ब्रेक्जिट हुआ था। ब्रेक्जिट का मतलब ये था कि यूरोपीय यूनियन, जो एक पूरे यूरोपीय देशों का एक संघ बना हुआ है, उस यूरोपीय यूनियन में यूके को, यूनाइटेड किंगडम को रहना है या इससे बाहर होना है। 2016 में ब्रेक्जिट हुआ था। तो 2016 में जब ब्रेक्जिट हुआ तो 2016 में उन लोगों ने फैसला ये सुनाया कि हमें इससे आउट होना है, बाहर निकलना है, यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलना है। लेकिन देखो आप, 2020 में ब्रिटेन बाहर निकल पाया है। फैसला 16 में आ गया था बाहर निकलना है, लेकिन 2020 में कब निकला है? 20 में भी तब निकला जब ब्रिटिश संसद ने प्रस्ताव पास किया। यानी कहने का मतलब है अकेले ब्रेक्जिटियन लोगों की रायशुमारी से कोई फैसला निर्धारित नहीं हो गया है। तो जनमत संग्रह है सामान्यतया किसी क्षेत्र में जहाँ पे हो रहा है तो उन लोगों का राजनीतिक भविष्य जानने के लिए कि उनको यहाँ रहना है या नहीं रहना है, किसी राज्य का विलय करना है, इस यूनिट में नहीं करना है, राज्य को बाहर करना है या नहीं करना है। तो एक राजनीतिक फैसला है जो होता है। अगर इतिहास काल की हम बात करें तो आपने नाम सुना होगा जूनागढ़। भारत की आज़ादी के बाद जो भारत का एकीकरण हो रहा था तो जूनागढ़ को लेकर बड़ा विवाद था और अंत में जूनागढ़ का भारत में जो विलय हुआ वो जनमत संग्रह से हुआ, क्योंकि जो जूनागढ़ की जनता है उसने बड़े पैमाने पर मत दिया था भारत के साथ मिलने के लिए। तो जनमत संग्रह अलग है, परिपरीक्षा अलग है। ठीक है। तीसरी यूनिट की अगर हम बात कर लें तो आपने नाम सुना होगा जनमत रिकॉल, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्तन। रिकॉल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें चुने हुए प्रतिनिधियों को, जनता ने जब प्रतिनिधियों का चुनाव कर दिया है उसके पश्चात वो चुने हुए प्रतिनिधियों को अगर जनता को लगा कि वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं
तो इस विधि का प्रयोग करके वो अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस बुला सकते हैं। प्रत्यावर्तन बेस अपने विशुद्ध रूप में पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा आपको कि प्रतिनिधि चुन दिए गए हैं और पब्लिक ने वोटिंग के माध्यम से या वोट डालकर या रायशुमारी से उसको वापस बुला लिया हो। लेकिन ये एक उपकरण के रूप में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के साथ बिल्कुल गहराई से जुड़ा हुआ है। अगर हम बात कर लें चौथा उपकरण जो है उसको हम बोलते हैं आरंभक बोल सकते हैं इसको, या आरंभक के साथ एक और शब्द काम में आता है उपक्रम। आरंभक या उपक्रम, और इसका नाम इंग्लिश में हम बोलते हैं इनिशिएटिव। इसका शाब्दिक अर्थ, अगर आरंभक और उपक्रम में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसको पहल करना बोल सकते हैं। पहल करना यानी जो कार्य सरकार करती है उसके लिए नागरिक भी पहल कर सकते हैं। सरकार बेसिकली कानूनों का निर्माण करती है, कानूनों में संशोधन करती है, तो संविधान संशोधन या कानून निर्माण की पहल करना ये है आरंभक या इनिशिएटिव। तो पहल करना यानी जनता या जो वोटर्स हैं वो विधायिका जब उनके मन मुताबिक कानून नहीं बना रही है तो वो किसी कानून को उस विधायिका में प्रपोज कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग देशों में, अलग अलग कैंटनों में, स्विट्जरलैंड में अलग अलग संख्या तय की गई है कि इतनी संख्या में जब वोटर्स के हस्ताक्षर हो जाएंगे तो फिर वो ऐसा प्रपोजल बना के उस विधायिका को भेजेंगे और वो विधायिका उस पर कानून लाने के लिए, उस पर मतदान कराने के लिए बाध्य होगी। तो यह है आरंभक। क्या एक और उपकरण है, पांचवा उपकरण, वो है जनसभा। जनसभा इसको बोलते हैं लैंड्सगेमिन। लैंड्सगेमिन जनसभाएं यानी एक निश्चित स्थान पे जिस एरिया में, जिस क्षेत्र के लिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी कार्य कर रही है उसके लोग आते हैं और ओपन वोटिंग करते हैं और कुछ विशेष मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं। तो यह है जनसभा। बेसिक रूप से ये जनसभा है वो भी अगर हम देखें पूरी दुनिया के मानचित्र में तो आपको केवल और केवल स्विस जो कैंटन्स हैं, कैंटन जब मैं बोल रहा हूँ स्विस कैंटन तो उसका मतलब है स्विट्जरलैंड जो संघ है उसके प्रांत, तो यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट होता है। तो ये 5 टूल्स हैं। अब हमें ये देखना है कि स्विट्जरलैंड में जब डायरेक्ट डेमोक्रेसी काम करती है तो वो कौन से टूल्स के साथ काम करती है। स्विस प्रणाली में जो टूल्स हैं, जो उपक्रम हैं, मैंने जो आपको 5 बताए हैं, इनमें से कौन से जो टूल्स हैं वो वहाँ पे काम में लिए जाते हैं। तो स्विस उपकरण देखने अपने को, स्विस या स्विट्जरलैंड, उपक्रम कौन सी जो विधियां हैं वो यहाँ पे काम में ली जाती हैं। स्विस उपकरणों को हम देखें इससे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, स्विट्जरलैंड का जो 1848 का संविधान था, संघीय संविधान था, उसमें इस बात की व्यवस्था की गई थी कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है उसको कैसे कैसे और किन किन कैंटन्स में या किन किन विधियों के माध्यम से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो सबसे पहला जो काम में आता है ना वहाँ पे संवैधानिक प्रावधान के अनुसार वो है उपक्रम या आरंभक। उपक्रम या आरंभक अर्थात स्विट्जरलैंड की जो संघीय सभा है, संघीय सभा का मतलब है वहाँ की संसद, पार्लियामेंट, वो स्विस जनता के लिए, स्विट्जरलैंड जो संघ है उसके लिए कानूनों का निर्माण करती है। लेकिन उपक्रम या आरंभक नाम की इस युक्ति के माध्यम से होता क्या है कि स्विस जनसंख्या का एक मामूली सा भाग, स्विस जनसंख्या है उसका एक मामूली सा नागरिक समूह हम कह सकते हैं, किसी कानून में संशोधन के लिए अथवा संविधान में संशोधन के लिए पहल कर सकता है। ये कह सकते हैं या तो विधि निर्माण के लिए, विधि निर्माण और संविधान संशोधन, दोनों के लिए संविधान संशोधन,
दोनों के लिए पहल कर सकता है। पहल करने के लिए वहाँ पे कुछ ये तय किया गया है कि पहल करेगा वो तो कैसे करेगा। तो सबसे पहले एक नागरिक समूह है वो इस तरह का प्रस्ताव रखेगा कि भाई ये विधि है, ये बनाई जानी आवश्यक है, या फिर ये संविधान में संशोधन है, ये किया जाना आवश्यक रहेगा, प्रस्तावित है। ऐसा प्रपोजल कुछ नागरिकों के समूह के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और प्रस्तुत करने के पश्चात कुछ पंजीकृत मतदाता हैं, निश्चित मतदाता हैं, वो उस पर हस्ताक्षर करेंगे और वो हस्ताक्षर कर देंगे। उसके पश्चात जो ही उस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे तो वहाँ की विधायिका को इस पर विचार करना पड़ेगा और ऐसा विधेयक लाना पड़ेगा। विधायिका को मतदान करवाना पड़ेगा और मतदान ही नहीं, मतदान होने के पश्चात उसको जनमत संग्रह के लिए भी लाया जाएगा। तो वो अलग अलग संख्याएं तय है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो विधि निर्माण की पहल करने की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन करने की पहल करने की जो प्रक्रिया है उसका नाम है उपक्रम या आरंभिक या पहल। तो उसमें क्या होगा, मैं पहले एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि मतदाताओं का एक समूह है, वो क्या लाएगा, एक प्रस्ताव लाएगा। तो यहाँ पे तय है कि 1 लाख मतदाता, 1 लाख मतदाता। मैं याद दिला दूं आपको, स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 80 और 90 लाख के बीच में है। 1 लाख मतदाता संविधान संशोधन के लिए, 1 लाख मतदाता संविधान संशोधन के लिए लाए गए प्रस्ताव को अगर उस पर हस्ताक्षर कर दें या वोट कर दें, 1 लाख, यानी ये मान सकते हैं तकरीबन 1% पॉपुलेशन भी नहीं है, ये मान सकते हैं 0.8% जो पॉपुलेशन है वो उस पर कर दे, तो संघीय सभा को यानी वहाँ की संसद को, विधायिका यानी जो संघीय सभा है स्विट्जरलैंड की, उसको 2 वर्ष के अंदर अंदर, समय अवधि तय है 2 वर्ष के अंदर अंदर उस विधेयक पर चर्चा करनी होगी, विधेयक लाना होगा और राष्ट्रव्यापी मतदान के लिए रखना होगा, यानी पूरी स्विस जनता के सामने रखना होगा। केवल 1 लाख मतदाता हैं वो सफिशिएंट हैं इस बात की पहल करने के लिए कि स्विस संविधान में कुछ परिवर्तन होना जरूरी है, प्रस्तावित है। या फिर हम दूसरे एक और देखें, आप अगर आपके पास जो प्रस्ताव कुछ नागरिक समूह लेके आए हैं और उसमें से आप 50,000 मतदाता संघीय कानून या ऐसी संधि जो स्विट्जरलैंड के द्वारा हस्ताक्षरित है पर प्री परीक्षा की मांग कर सकते हैं, रेफरेंडम की मांग कर सकते हैं कि साहब इस पे मान लीजिए 50,000 वोटर्स ने हस्ताक्षर कर दिए उस प्रस्ताव पर, जो प्रस्ताव ये कह रहा है कि ये जो संघीय कानून बना हुआ है इसमें संशोधन किया जाना चाहिए, या संघीय कानून जो बन के आया है इस पर रेफरेंडम किया जाना चाहिए, इस पर रायशुमारी होनी चाहिए। तो ऐसा प्रस्ताव आने पर 2 वर्ष के अंदर अंदर परिपरीक्षा का आयोजन, रेफरेंडम का आयोजन वहाँ की सरकार के द्वारा किया जाना आवश्यक है और उस पर 2 वर्ष के अंदर सारे काम होने जरूरी हैं। 50,000 व्यक्ति हैं केवल, क्या कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो संधि स्विट्जरलैंड ने करी है उस संधि को हम रिवाइज करना चाहते हैं, या फिर जो कानून बने हुए हैं पहले के पुराने, ये कानून बना हुआ है और इस कानून से हम सहमत नहीं हैं। तो 50,000 मतदाताओं के हस्ताक्षर के पश्चात, 50,000 वोटर्स के हस्ताक्षर के पश्चात स्विस जो विधायिका है वहाँ की संघीय सभा, वो उस पर विचार करेगी और विचार करने के पश्चात विधेयक लाएगी। वहाँ पे मतदान होना जरूरी है और मतदान के पश्चात राष्ट्रव्यापी जन समर्थन के लिए उसको प्रसारित किया जाएगा, यानी रेफरेंडम परीक्षा का आयोजन करवाना आवश्यक है। अवधि कितनी है? 2 वर्ष। 2 वर्ष के अंदर अंदर ये कार्य भी उसको करना पड़ता है, इसके लिए बाउंड है वो। अगर हम बात कर लें इतिहास की थोड़ी सी इस सेंस में कि वहाँ पे जो आरंभक हैं वो कैसे काम करते हैं, तो आरंभक या उपक्रम जो काम करते हैं, अगर इतिहास की हम बात करें तो प्रतिवर्ष 4 से 5 आरंभक लाए जाते हैं वहाँ पे। अगर हम एवरेज देखें तो पिछले कुछ सालों का 4 से 5। एक विचित्र आंकड़ा है 1971 से लेकर 97 के बीच में, 1971 से 97 के बीच में 68 इनिशिएटिव यानी 68 पहल जनता के द्वारा की गई थी संविधान संशोधन के लिए, कानून को बदलने के लिए। उसमें से केवल 5 ही राष्ट्रव्यापी मतदान के समय स्वीकृत हो पाई थी, यानी 68 लाई गई थी। 68 में से कुछ विधायिका ने नहीं पास करी होंगी, कुछ फिर जनमत संग्रह के लिए जब लाई गई होंगी तो बाकी जो जनता है, क्योंकि ये तो केवल 50,000 व्यक्ति तो हैं, उन लोगों ने उसको पास
नहीं करा होगा। तो ये स्थिति है वहाँ पे आरंभ की पहल करने के लिए। तो स्विट्ज़रलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी जब इम्प्लीमेंट होगी तो इस तरह से पहल करके आप प्रावधान हैं उनको काम में ले सकते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक, मर्जी का मतलब व्यक्तिगत मर्जी नहीं है यहाँ पे, जो अगर अंततोगत्वा चुनाव वो जो कानून बनना है वो तो वही बनेगा जो वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ के जो वोटर्स हैं, नागरिक हैं, वो उसको बहुमत से स्वीकार करेंगे। तो एक तो हो गया उपक्रम। उपक्रम के बाद हम दूसरा देखते हैं वहाँ पे, वो है प्रीपर्छा, रेफरेंडम। दूसरा जो काम में आता है वो आता है प्रीपर्छा, प्रीपर्छा या रेफरेंडम। प्रीपर्छा या रेफरेंडम। थोड़ा सा अगर इतिहास की हम बात कर लें तो सबसे पहले देखो जो स्विस इतिहास है उसमें जानकारी मिलती है कि 1294 में एक कैंटन का नाम था स्वाइज कैंटन। स्वाइज कैंटन से इसकी शुरुआत हुई थी रेफरेंडम की, प्रीपर्छा की। यानी हम कह सकते हैं लगभग 800 साल पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी के इस टूल्स का इस्तेमाल स्वाइज कैंटन के लोगों ने इतिहास में पहली बार किया था। 1802 में ये जो प्रीपर्छा या रेफरेंडम है इसको राष्ट्रव्यापी काम में लिया गया था, यानी पूरे देश के लिए स्विट्जरलैंड में राष्ट्रव्यापी रूप से काम में लिया जाता रहा है। और 1848 का जो संविधान था उसमें तो इसको संवैधानिक बना ही दिया गया था। अगर हम बात कर लें जो ये प्रीपर्छा रेफरेंडम है, जो रेफरेंडम है इसके माध्यम से जो स्थिति है वो कैसे बनती है। पिछले कुछ सालों की हम बात करें तो 1/3 जो प्रीपर्छाएं हुई थी पिछले वर्षों में, 1/3 जो प्रीपर्छाएं हुई थी उसको स्विस जनता ने अस्वीकार कर दिया था। यानी किसी विषयों को लेकर जो लाए गए थे ना रेफरेंडम, उनमें 1/3 को इन लोगों ने क्या कर दिया है, अस्वीकार कर दिया है। कहने का मतलब है रेफरेंडम जितने मामलों में भी हुए हैं, चाहे सरकार ने स्वयं ने संघीय सभा ने कानून बनाए होंगे या कोई संधि को मामले को लेकर आया होगा, किसी भी स्थिति में वो रेफरेंडम जो आया है उसमें से 1/3 को अस्वीकार कर दिया। यानी ऐसे का ऐसा नहीं है कि सरकार ने जो मान लिया और उसको आम पब्लिक ने उसको समर्थन दे दिया, ऐसा नहीं हुआ है। एक और ध्यान देना आपको, संविधान संशोधन के लिए अगर वहाँ पे जो कोई बिल आएगा तो उसके लिए क्या चाहिए, दोहरा बहुमत चाहिए, डबल बहुमत। यानी संविधान संशोधन, हम ये कह सकते हैं कि संविधान संशोधन वहाँ पर रेफरेंडम भी ज़रूरी है, यानी प्रीपर्छा पूरे देश का वो भी ज़रूरी है, और कैंटन्स का बहुमत है वो भी इसके लिए आवश्यक है। कैंटन का बहुमत है वो भी ज़रूरी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्यूल्स हैं उसमें से 2 तरह के ट्यूल्स हैं, एक तो अनिवार्य, एक ऐच्छिक। अनिवार्य और ऐच्छिक, यानी रेफरेंडम जो होंगे ना वो स्विस संविधान में परिभाषित हैं। कुछ मामलों में तो क्या होंगे, अनिवार्य होंगे, और कुछ में ऐच्छिक हैं। सरकार चाहे तो करवा भी सकती है, क्योंकि सरकार ये जानती है कि रेफरेंडम करवाना किसी भी मामले में वैधता अर्जन करने का एक तरीका है। तो अनिवार्य संविधान संशोधन के मामलों में ये अनिवार्य है और बाकी ऐच्छिक है। ये सरकार चाहे तो करवा सकती है, और या फिर नागरिक हैं वो भी क्या कर सकते हैं, आरंभक का या पहल का प्रयोग करके ये काम कर सकते हैं। तो तीसरा जो टूल्स काम में आता है उसकी हम बात कर लेते हैं, वो है लैंड्सगेमिन, जनसभाएं। लैंड्सगेमिन, जनसभाएं। देखिए जनसभाएं हैं वो स्विस कैंटनों की परंपरा में है। स्विस जो कैंटन है वो स्विस कैंटन अपने अपने कैंटन्स में डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करने के लिए सामान्यतया इस तरह की जनसभाओं का आयोजन करती हैं। एक निश्चित अवधि में एक निश्चित स्थान पर उस जो कैंटन है और कैंटन के जो कम्यून है, कैंटन से भी छोटी इकाई है, एक कैंटन है वो लगभग 3000 कम्यूनों से मिलकर बनी है। कम्यूनों का मतलब आप गांव, शहर, कस्बा मान सकते हो। तो वो जो जनसभाएं होंगी वो खुले आसमान के नीचे, और ये ऐतिहासिक रूप से होती आ रही हैं, बहुत प्राचीन है ये। जितना गणतंत्र इसका प्राचीन है स्विट्जरलैंड का, उतनी प्राचीन ये जनसभाएं हैं वहाँ की। तो प्राचीन काल में क्या होता था वहाँ पे, प्राचीन काल में तो एक निश्चित स्थान पे वो सारे के सारे उस कम्यून के लोग, उस कैंटन के लोग एक स्थान पे इकट्ठे हुए
और जो वहाँ पे रेगुलेट कर रहा है उस सभा को, उसको वो अपनी तलवार दिखाते। वहाँ पे केवल जैसे तलवार था वो नागरिकता का प्रमाण था, तलवार दिखाते और अपना वोट डाल देते, अपनी तलवार को ऊंचा करते किसी बात के समर्थन के लिए या विरोध करने के लिए। अभी इसका जो रूप है वो बदल गया है। अभी इनको लिए ज़रूरी है कि जो ये लैंड्सकेप जो होता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो नागरिकता का प्रमाण पत्र अपने साथ रखते हैं उस लैंड्सकेप में, उस सभा में, और नागरिकता का प्रमाण पत्र दिखाकर उसमें वो अपना मतदान कर देते हैं। तो ये है एक अनोखी प्रणाली स्विट्ज़रलैंड की। इन प्रणालियों का प्रयोग करके, इन टूल्स का या उपकरणों का प्रयोग करके वो अपने यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को जीवित रखे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा आज जो आपको ये 2-3 बातें बताई गई हैं विशेष रूप से स्विट्ज़रलैंड के संदर्भ में, ये आप ठीक से समझ पाए होंगे। धन्यवाद।